जो भी आपका हम्म, जब कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं उसके 1-2 मंथ से हम्म, ऑब्वियसली आप जिन भी रूममेट्स के साथ रह रहे हो या क्लासमेट्स, तो वो मिलके ऐसे ही मॉक जीडी राउंड 4-5 बार करके देखो, उससे बहुत कुछ सीखने मिल जाता है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप थोड़ा बोलोगे, ऑब्वियसली वो थोड़ा आपका तो हम्म, इंग्लिश पे हल्का, मैं नहीं बोल रहा मेजर पोर्शन इंग्लिश ही है, लेकिन हल्का ध्यान इंग्लिश पे भी देना हम्म। चाहिए क्योंकि और सर जो ये टेक्निकल वाले 75 क्वेश्चंस थे, इसमें क्या किन्हीं सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी गई थी? मेनली किस सब्जेक्ट से इसके क्वेश्चंस थे? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस थे टेक्निकल पोर्शन से वो था स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन, जो पावर सिस्टम का भी एक मेन पार्ट है। तो उसके बाद मुझसे पूछा गया कि कई टेक्निक्स होती हैं तो स्पीड कंट्रोल की, तो मुझसे इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल का पूछा, V/F रेशो से जो स्पीड कंट्रोल की जाती है। जरा ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि कॉलेज बुलाया 9 बजे था और मेरा इंटरव्यू हुआ था रात को हम्म। 7:30 बजे। तो 700-800 बच्चों में से बस 5 या 7 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ अडानी पावर्स में। जॉब थी सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड द पैकेज वाज 4.4 lakh rupees per annum. And today we do have a student who made it, a very loving, a kind human being, Mr. Mayank Chaturvedi. Welcome, Mayank sir. Welcome थैंक यू to भाई। the Streamline. थैंक यू भाई। तो मयंक सर, जब मैंने आपका एक्सपीरियंस सुना, तो हाँ। जिस हिसाब से जीडी हुआ, जिस हिसाब से आखिरी वाला राउंड हुआ, तो मैं तो जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिल्कुल। कि सर सबसे पहले तो ये जो अडानी आती है, ये हम्म। ऑन कैंपस था कि ऑफ कैंपस था? ये ऑफ कैंपस था, ऑफ कैंपस भी नहीं, ये सब पूल कैंपस कह सकते हैं अपन, क्योंकि एमपी के सिर्फ भोपाल के कॉलेजेस नहीं, एमपी के और कॉलेजेस भी एलिजिबल थे। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर यहाँ के कॉलेजेस के भी बच्चे आए थे, और भोपाल में भी सारे कॉलेजेस लाइक SIRT, ओरिएंट, SIRT में तो ये आता है फुल कैंपस, प्लस इसमें हम्म, UIT, ओरिएंटल, अपना सिस्टेक और राधा हम्म, रमन, बंसल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस थे। ऑलमोस्ट मतलब अच्छा। 700 बच्चे थे, तो उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के मिला के 700 थे, तो समझ ही सकते हो कितने सारे कॉलेजेस होंगे। सही है। हम्म। कितने सालों से सर आपके हिसाब से ये आ रहा है भोपाल में, अडानी? लास्ट 2 ईयर से तो ऐसा। मैं सुन रहा हूँ, मतलब हमारे सीनियर से भी सुना था और उनके सीनियर्स से भी सुना था हम्म। कि आती है। हम्म। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था सर? इसका सीजीपीए, बैकलॉग? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6 CGPA मिनिमम इंजीनियरिंग में, 60% के अबव 10th और 12th में, और एक एक्टिव बैकलॉग। हम्म। ओके। अब अगर हम चलें प्रोसेस की ओर, हाँ। तो कैसा रहा इसका प्रोसेस? कितने राउंड्स थे? कितने दिन चला? देयर इसके वर बारे में बताना टोटल जानना 3 rounds. First was चाहिए। technical written test. Second was हम्म, group discussion GD, and third was हम्म, technical interview and HR interview. हम्म। और कितने दिन चली होगी सर ये प्रोसेस? ये टोटल 2 दिन चली थी। फर्स्ट डे तो सिर्फ रिटन टेस्ट हुआ था, और बाकी सारे राउंड्स सेकंड डे हुए थे। हाँ। ठीक है। और रिटन टेस्ट जो हुआ, हाँ। तो वो कैसा था? उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? रिटर्न टेस्ट और में टोटल 105 क्वेश्चंस थे, उसमें हम्म, से 75 थे टेक्निकल फील्ड से और 30 थे एप्टीट्यूड रीजनिंग से। तो हम्म, जो 75 टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे वो पूरे थ्योरी बेस्ड थे, उनमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, मतलब जस्ट देख के आप टिक कर सकते हो अगर आपको पता है तो जो 75 थे वो तो मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन जो 30 एप्टीट्यूड थे वो फिर भी एक स्टैंडर्ड लेवल के रीजनिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे। तो 105 क्वेश्चंस के लिए हमें 90 मिनट्स दिए गए थे, 1.5 घंटे में वो 105 क्वेश्चंस करने थे। ओके। और हम्म। सर जो ये टेक्निकल वाले 75 क्वेश्चंस थे, इसमें क्या किन्हीं सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी गई थी? मेनली किस सब्जेक्ट से इसके क्वेश्चंस थे? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस थे टेक्निकल पोर्शन से वो था स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन, जो पावर सिस्टम का भी एक मेन पार्ट है।
तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से, क्योंकि मेनली जो अडानी पावर जो काम करती है वही पावर जनरेशन का ही करती है ना, तो उसमें मेन पोर्शन यही है होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो उसमें हमें बहुत सारी सर्किट ब्रेकर्स के बारे में बहुत सारा पोर्शन आया था पूछने। SF6 मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे वो पता होगा, सर्किट ब्रेकर्स वो बहुत सारे थे उनके बारे में। बाकी एक मेजर पोर्शन मशीन तो हर टेक्निकल राउंड में होती है, टेक्निकल इंटरव्यू में मशीन हुई, पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम और थोड़ा बहुत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ओके ओके। अब तो फिर सर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए फर्स्ट राउंड में, कितने पहुंचे सेकंड में? फर्स्ट मतलब जो इलेक्ट्रिकल में थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम और मैकेनिकल दो अलग थी, तो मैकेनिकल में 30 हुए थे और इलेक्ट्रिकल में 22 हुए थे पूरे 700 में से। तो सर फिर उसके बाद आता है जीडी, तो उसका आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जीडी मेनली जीडी जो किया जाता है वो जो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है वो कम करने। अब हम थे ही 22 लोगों में क्या जीडी हो गया, तो दो राउंड में मतलब दो ग्रुप्स में, दो 11-11 के ग्रुप्स में तो हमारा जीडी खत्म हो गया था। और उसमें जो बाकी सभी का परफॉर्मेंस था वो क्वाइट वेल, तो उन लोगों को मतलब अब किसी को रिजेक्ट ही नहीं किया, और जो पूरे 22 थे वो पूरे 22 जीडी से निकल गए, ऐसा हुआ था। टॉपिक लीक हो गया था क्या एक दिन पहले? अरे पता से नहीं, मुझे यही समझ नहीं आया कि 22 लोगों में जीडी क्यों कराया। अच्छा प्रेशर अच्छा, इतना जो मैकेनिकल का हुआ। उस टाइम प्रेशर इतना ज्यादा था कि 22 लोग हैं, हाँ उसमें से आप ये रिजेक्ट करके हाँ पक्का 5-6 लोग लेंगे, क्योंकि हम लोगों को लगता था एक या दो हाँ। को लेके जाती है। तो 22 को अगर जीडी में लिया है तो आप इंटरव्यू के लिए तो सिर्फ 4-5 ही निकलेंगे। लेकिन हम सब 22 को ही वो राउंड में क्लियर कर दिया गया। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके बाद चलते हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया, इंटरव्यू, हाँ जो कि बहुत एडवेंचरस रहा मेरे हिसाब से आपका। तो तो हाँ, उसे तो अब हम डिटेल में जानना चाहेंगे, बिल्कुल आपकी स्टोरी। इंटरव्यू एडवेंचरस ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि कॉलेज बुलाया 9 बजे था और मेरा इंटरव्यू हुआ था रात को 7:30 बजे। ऑलमोस्ट रात हो गई थी और अब पूरे 11 घंटे बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू का ऐसा था कि इंटरव्यू जो टेक्निकल कोर इंडस्ट्रीज के वैसे इंटरव्यूज होते हैं वो काफी लंबे चलते हैं, मतलब 45 मिनट से 1 घंटा वो खिंची जाता है इंटरव्यू। उसमें टेक्निकल भी हो रहा था, HR साथ में हो रहे थे। तो टेक्निकल इंटरव्यू का मेन वो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट तो 11-12 बजे से हो गया था, लेकिन उसमें हमारा जो UIT था उसको सबसे लास्ट में, तो मेरा 4th लास्ट नंबर था। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उनके हाथ में ऑलरेडी मेरा रेज्यूमे था, तो उन्होंने जस्ट कहा मयंक चतुर्वेदी, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने खुद मेरा रेज्यूमे रीड किया और कहा अच्छा सो एंड सो परसेंटेज इन 10th, सो एंड सो इन 12th एंड 7.45 इन योर इंजीनियरिंग। तो वो बोले कम है मतलब थोड़े, तो मैंने कहा सॉरी सर। उसके बाद उन्होंने मेरा माइनर प्रोजेक्ट पढ़ा, अच्छा यू डिड योर माइनर प्रोजेक्ट ऑन मिनी टेस्ला coil, so he just asked a simple question, so tell me what is mini Tesla coil, then it started। and उन्होंने मोस्टली क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस जो किए मेरे साथ वो मतलब मेरे माइनर प्रोजेक्ट पे उन्होंने इतने सारे मिनी टेस्ला coil से रिलेटेड इतने क्रॉस क्वेश्चंस किए, और जैसे कि मैं और मेरी कही हुई लाइन से ही वर्ड्स पकड़ के उन्हीं पे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे वो। लाइक आई सेड इट इज अ resonant transformer, high frequency resonant transformer. So he asked me what is resonant transformer. So I tried explaining him, but उन्हें वो चीज सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी, तो he said just leave it, tell me what is resonance। तो ये हम देखते हैं कि रेजोनेंस हर बेसिक इंसान सबको पता होता है, लेकिन रेजोनेंस की बेसिक डेफिनेशन अगर कोई किसी से पूछे तो हम एग्जैक्टली उसको उसको कुछ वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर पाते। तो वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने वहां एक हैक किया कि मैंने झट से उनका पेन पेपर ले लिया और रेजोनेंस क्या होता है ओके उसे बेसिक फेजर डायग्राम के फॉर्म में और पेन पेपर पे अच्छे से समझा दिया। तो देन ही वाज सेटिस्फाइड दैट आई नो
व्हाट इज रेजोनेंस। फिर ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम्म, अगला क्वेश्चन उनका था कि बहुत बेसिक, मतलब वो ऐसे ज्यादा डीप टेक्निकल में नहीं घुस रहे थे, वो आजू बाजू जो चीजें होती हैं वो उनसे ज्यादा चीजें पूछ रहे थे। लाइक जो चोक कॉइल में व्हाट इज द यूज ऑफ चोक कॉइल एंड ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट सभी के घर होती है, लेकिन चोक कॉइल का यूज क्या होता है तो मुझे अच्छे से पता था, हम क्लासरूम में हमें पढ़ाया भी गया था। तो जो जितना मुझे पता था अच्छे से वो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, लेकिन वो फिर सेटिस्फाइड नहीं लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि नो, यू आर नॉट टेलिंग मी अप टू द मार्क। तो मैंने कहा सॉरी सर। और वही क्वेश्चन मैंने घर आके देखा कि यार मैंने गलत बोला क्या, घर आके सर्च किया एक्सप्लेनेशन तो मेरा एक्सप्लेनेशन सही था। लेकिन अब पता नहीं, हो सकता है वो मुझे लूज करने या मजे लेने जो भी मेरे आंसर को बोल रहे हो, लेकिन मतलब मैंने जो उन्हें बताया हम्म, था वो एक सही बताया था। लेकिन कई बार क्या होता है, मतलब वो टेक्निकल, वो एक प्रोफेसर तो होते नहीं जो उन्हें स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद हो या फिर बेसिक, वो उनकी टर्म्स अलग होती है क्योंकि वो एक टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, वो पढ़ाने का काम तो करते नहीं है। तो हम्म, उनका तरीका बहुत अलग होता है। तो उसके बाद मुझसे पूछा गया कि कई टेक्निक्स होती हैं तो स्पीड कंट्रोल की, तो मुझसे इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल का पूछा, वी बाय एफ रेशो से जो स्पीड कंट्रोल की जाती है, वी बाय एफ रेशो से स्पीड कंट्रोल की टेक्निक इंडक्शन मोटर में समझाओ मुझे। तो मैंने उन्हें एक एक चीज, ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लंबा खींचा, इसमें मैंने उन्हें एक एक चीज समझाई कि वी बाय एफ रेशो में हम इसको चेंज, वी बाय एफ रेशो को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, वी बाय एफ रेशो में वी बाय एफ रेशो जो किया जाता है वो कांस्टेंट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है और उसको कांस्टेंट रखने का कारण क्या है, नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इतने सारे क्रॉस क्वेश्चंस, और मैं उन्हें दे भी अच्छे से रहा था। तो अभी तक क्या था कि मैंने जितने भी आंसर्स दिए थे वो, उनमें मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस मतलब लो होता जा रहा था। और उन्होंने हम्म, ट्यूबलाइट वाले एक्सप्लेनेशन को तो, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरा ये पार्ट बेस्ट जाए और चाह भी रहा था अच्छे से। लेकिन उन्होंने जब हम्म, जहां मुझे अटका दिया, उन्होंने पूछा अच्छा हम्म, ठीक है वी बाय एफ रेशो में तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी चेंज कैसे करोगे, तो वोल्टेज का मैंने फट से जवाब दिया, ऑटो ट्रांसफार्मर। और हम्म, फ्रिक्वेंसी का पूछा तो मैं अटक गया, मतलब याद होती हैं चीजें, मुझे भी याद था लेकिन ऑलमोस्ट भूल गया। तो हम्म, मैंने कहा सॉरी सर, आई कांट, आई एम नॉट एबल टू हम्म, रिमेम्बर इट। तो हम्म, उन्होंने फिर कहा कि कोई कोई इंस्ट्रूमेंट तो होता होगा, तो मैंने कहा सर ये एक्सपेरिमेंट मैंने लैब में बहुत अच्छे से भी किया है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बोले वो याद करो याद करो। मैं कहा सॉरी सर। फिर वही मैं इंटरव्यू रूम से बाहर गया और मैंने दोस्तों को बताया कि यार ये वाला क्वेश्चन था और इसमें मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। तो हम्म, उन्होंने कहा यार, फिर तब मुझे ही हल्के से याद आया कि यार जो ऑटो फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं वो हम एक इन्वर्टर और कन्वर्टर और इन्वर्टर लगा के, रेक्टिफायर और इन्वर्टर लगा के चेंज कर सकते हो। इतने में ही दोस्त ने बोला साइक्लो कन्वर्टर। और साइक्लो कन्वर्टर मतलब बहुत बेसिक आंसर है। और बस वही हुआ कि हम्म, वहाँ जो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लूज होता है उसमें याद चीजें भी भूल जाते हैं। हम्म, और एक क्वेश्चन था कि थायरिस्टर और एससीआर में, एससीआर और डायोड में क्या डिफरेंस होता है, हम्म, तो वो भी मैंने अच्छे से बता दिया था। लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे क्या किया कि व्हाट, अच्छा गेट्स तो आते हैं ना, एंड गेट और गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ी है ना, तो उन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा ना कि इतना तो आता है ना, तो मतलब उससे ये सिंबलाइज हो रहा था कि मतलब कुछ तो आता है ना तुम्हें। तो मुझे यही लगा कि अब ये तो मुझे तो गधा समझ रहे हैं, तभी ये डिजिटल से क्वेश्चन हम्म, पूछ रहे हैं। तो मैं और हम्म, थोड़ा डर गया कि यार आपको तो पूरा इंटरव्यू बिगड़ गया, अब कुछ नहीं होना। तो वो पूछते चलो एंड और गेट बना के ही बता दे यार। तो हाँ, मुझे वही लगा यार, अब मतलब ये तो मुझे पक्का इन्होंने कुछ तो गलत समझ रहे हैं। तो मैं एंड और हम्म, गेट मैंने बनाया और तब मैं इतना डरा हुआ था कि इंटरचेंज कर दिया, एंड गेट को और गेट बना दिया और गेट को एंड गेट बना दिया। तो वो घूरने लगे, हम्म, तो मैं कहा सॉरी सर सॉरी, और मैंने एंड और गेट इंटरचेंज करे। फिर उन्होंने मुझसे और भी गेट, एंड और गेट मतलब और भी नैंड गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे गेट बनवा के
कुछ की ट्रुथ टेबल भी पूछी, वो मैंने बता दी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम्म, थैंक यू। और वो खुद इतना थके हुए थे कि ज्यादा वो इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा बोल दिया था यार कि हम भी दिन भर से लगे हुए हैं। और मैं भी हम्म, ऑलमोस्ट डाउन ही था, क्योंकि सुबह 8:30 बजे से बैठे थे और 7:30 हम्म, बज चुके थे, तो ऑलमोस्ट फिर इंटरेस्ट ज्यादा रह नहीं जाता। तो हम्म, वो भी बोले यार हम भी सुबह से लगे हैं तो थक चुके हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है हम्म। मैम थैंक यू सो मच। तो उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और मैं बहुत डरा हुआ ही था। मैं डर के उनसे ऐसे हाँ नमस्ते ऐसे हाथ जोड़ ली। तो मैंने फिर से इंसिस्ट किया कि अरे अरे ठीक है। तो फिर मैंने दूसरी बार में उनसे हैंडशेक किया और फिर मैं बाहर आ गया। ओके, तो एपिक मतलब था आपको इंटरव्यू तो। हाँ मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि यार अपना सिलेक्शन हो सकता है इसके बाद। हाँ मैं तो छोड़ दिया था, क्योंकि यार ऐसा इंटरव्यू, अब कोई मुझसे लास्ट सवाल ये पूछ रहा है कि एंड और गेट तो बता दो, तो मतलब वो तो मुझे हम्म। नीचे तबके का मान रहा है कि ये ढीठ है। पर मुझे सर इसमें दो तीन बातें बहुत अच्छी हाँ सीखने को मिली, अगर मैं बताना चाहूँ कि हाँ। पहला जो मुझे अच्छी भी लगी कि यार अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है हम्म तो से सॉरी एंड मूव फॉरवर्ड, ना कि हम्म। हम उसमें फालतू का कुछ आर्ग्यूमेंट करें या वाइवा एग्जैक्टली। टाइप कुछ भी हाँ आंसर्स दे रहे हैं। वही। और दूसरा कि टाइमिंग, हो सकता है कि कई बार इंटरव्यूज में आपको रात रात तक हो जाए, तो हो वी जाता है। शुड बी रेडी फॉर दैट। हम्म और जो तीसरी मुझे अच्छी बात ये लगी कि ऐसा कई बार होता है ना कि दे प्ले विद अस, हम्म। कि आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा अच्छा नहीं कर रहे हो। इवन ऐसे विपिन सर के साथ भी हुआ जिनका जारो में इंटरव्यू था। हाँ तो हाँ शायद मुझे लग रहा है कि कॉमन पैटर्न है। हाँ। वो टेस्ट करते हैं अपना पेशेंस, हर चीज टेस्ट करते हैं इंटरव्यू में। हम्म, हम्म। हम्म। और फिर तीसरी ये चीज यार मुझे, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, तीसरी आप बोलो चीज जो बोलो। तीसरी चीज जो मुझे वो लगी, वो वही था कि सब एचआर, मैं सोच के गया था चलो टेक्निकल होगा फिर एचआर होगा, हम्म, दोनों को अच्छे से हम्म। करना। मुझसे एचआर ने बात ही नहीं करी है तो ओ, मुझे और लगा यार कि ओ, सबके साथ तो एचआर राउंड भी हो रहा है, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो वहीं हम्म, रिजेक्शन का फील आ गया था। ओ। हाँ शायद अच्छा इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि टाइम हाँ, ज्यादा टाइम, था। वो टाइम की कमी थी उस दिन इसी कारण। अच्छा, तो सर आपका ही एचआर नहीं हुआ कि आपके बाकी फ्रेंड्स का हो रहा था, या कैसा ये था सर चीज एचआर जब राउंड, मुझे अगर आपको पता कुछ नहीं, पता हो एचआर के बारे में? एचआर नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे थे कि मतलब टेक्निकल से हटके वो तो दूसरी चीजें पूछते हैं ना कि इस कंपनी में क्यों आना है, हम्म, वर्किंग आवर्स में हम्म, कंफर्टेबल रहोगे क्या, कोर की जॉब कैसी होती है, तुम्हें अंदाजा भी है, हम्म, तुम इतना कोप अप कर हम्म, पाओगे क्या, धूप में हम्म, कड़ी, मतलब इंडस्ट्री के अंदर हीट में इन सब में काम कर लोगे क्या, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं हम्म। एचआर राउंड में। तो अच्छा, लेकिन वो ठीक किसी है। से ही नहीं किया था, गया था एचआर राउंड, लास्ट में जो भी लोग अच्छा, थे। हाँ जीडी और थोड़ा एचआर से हम समझ सकते हैं कि उनका मेन फोकस टुवर्ड्स द टेक्निकल था, हाँ। कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सर अब ये हो गया, तो अब फिर आपको क्या लगता है कि इन जनरल मिस्टेक्स हम ऐसे इंटरव्यू में या ऐसे सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान हम्म। कर देते हैं, या इन जनरल हो जाती है? सबसे पहली बात तो जो तू बोला ना कि वाइवा नहीं बनाना होता है इंटरव्यू को। इंटरव्यू देखो, हाँ, या तो सिलेक्टेड या तो रिजेक्टेड, सेम चीज है ना। हाँ, तो हाँ, बात वो है कि उसे वाइवा मत बनाओ कि उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि चलो रेजोनेंस, तो सर कैपेसिटर भी होता है हम्म, उसमें कुछ, तो उसमें इंडक्टर भी होता है सर कुछ, तो फेजर डायग्राम, ऐसे नहीं गैस करना ना, गैस नहीं करना हाँ, हमें कि हाँ चलो थोड़ा हाँ, पास हूँ आंसर के, हाँ थोड़ा तो यार ये तो होगा ही अब। तो ये चीज इंटरव्यू में बहुत हम्म, नेगेटिव रोल रोल प्ले कर जाती है। तो कभी भी गैस मत करो, एग्जैक्ट आंसर पता है तो हाँ, नहीं तो फिर उसे सॉरी सर बोलो, क्योंकि घबराओ मत। अगर आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के भी आंसर नहीं दे पा रहे हो ना, तो घबराओ मत, क्योंकि दे गिव यू इनफ चांस टू आंसर। तो वो और फर्दर क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। तो एक नहीं आ रहा तो उसको, उस पर अटको मत, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। और नेक्स्ट मिस्टेक जो करते हैं, अपनी रेज्यूमे में अननेसेसरी चीजें ऐड मत करो, क्योंकि क्या है, आप अननेसेसरी चीजें ऐड करोगे और उस पे क्रॉस क्वेश्चंस करे गए, तो आप ऑब्वियसली जो आपने मतलब जो आपको आती नहीं है,
आपने इम्पैक्टफुल रेज्यूमे बनाने के चक्कर में वो चीजें डाल जरूर थी, लेकिन वो जब पकड़ाएंगी तो वो आप मतलब अच्छा नहीं होगा, वो ऑब्वियसली नेगेटिव शो हो गया आप। तो अपने रेज्यूमे में जो है सच वही, और ऑनेस्टी रखो इंटरव्यू में। जैसे आपके इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ही आपके माइनर से था, तो हाँ ऑब्वियसली आपने वो माइनर हाँ। अपने रेज्यूमे में ही लिखा होगा। तो अगर हम्म। किसी ने अब माइनर खरीदा है या किसी और का लिख दिया है, तो फिर वी कैन सी कि क्या हो सकता है सिचुएशन वही मैं कहना चाहूंगा कि जो 6 सेम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें माइनर में। माइनर प्रोजेक्ट उनको सबमिट करना होता है। तो माइनर हम्म, जैसा भी बनाओ, ऐसा नहीं माइनर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, जो भी बनाओ सिंपल बनाओ, और उसकी हर एक एक चीज बिल्कुल डीप स्टडी करके रखो कि उस पर कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन हो। और ये तो अच्छी चीज है ना, हम्म, अगर टेक्निकल राउंड में आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो माइनर प्रोजेक्ट की फील्ड तो छोटी सी हम्म, होती है, आप उस पर पूरा इंटरव्यू लेके जाओ, उसमें आपका फायदा होगा, आप हर एक जवाब दोगे। तो माइनर प्रोजेक्ट में आप अच्छे से डीप स्टडी करो उसकी, और इंटरव्यू के हम्म, पहले भी अच्छे से उसको रिवाइज करके जाओ, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें दिखता है कि हाँ आपने मेहनत की है आपने अपने माइनर प्रोजेक्ट पे। हम्म। ओके। सर, हमने एक क्वेश्चन हम्म। जो हमें डायरेक्ट स्टूडेंट से आया है, उसका हम्म। नाम है दितेश, और वो जानना चाहता है कि ऐसे प्लेसमेंट्स में हम्म। इंटर्नशिप का क्या रोल रहता है। तो इंटर्नशिप यार, क्या लगता है? जहां तक मैंने देखा, आपका रेज्यूमे के अलावा रेज्यूमे में भी जो कोर फील्ड है मेनली उनको आप मतलब होता है सीधे आपके टेक्निकल नॉलेज से, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, सीधा टेक्निकल काम ही है। तो सबसे ज्यादा रोल प्ले हम्म, करता है टेक्निकल नॉलेज। इंटर्नशिप यूजफुल रहेगी कोर में, लेकिन कोर में कैसी इंटर्नशिप बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी। अगर आपने, जैसे कई कोर कंपनीज इंटर्न रखती हैं पेड इंटर्नशिप, जहां आप ऑटो कैड मैटलैब इन सब पे काम करते हो इंटर्नशिप के अंडर, तो अगर ऐसी इंटर्नशिप की है तो ये तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगी, लेकिन बस उसी फील्ड में होना चाहिए। जैसे कोर में अब इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो आप किसी दूसरी कंपनी के लिए उसमें इंटर्नशिप आपने की है, वैसे मिलना तो बहुत टफ है आज के टाइम पे, लेकिन आप ऑटो कैड में अच्छे हो या इसमें मैटलैब पे अच्छे मैटलैब हो में तो अपने। हाँ, तो उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर, अब हम इस पूरी प्रोसेस को अगर कुछ आइडियाज में सम अप करें, तो आपको क्या हम्म। लगता है कि क्या वो चीज है जो स्टूडेंट को अडानी से में जाने से पहले पता होनी चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली जो चीज है ना, कि हम जब थ्योरी पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट जो भी बच्चे, अधिकतर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो गेट के ही प्रिपरेशन के लिए मेडिजी या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। तो वहाँ जो हम हम्म, फोकस करते हैं ना, वहाँ पढ़ते हुए वहाँ ये फोकस करते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्विंग पे हम ज्यादा फोकस रहता है हमारा, कि ना कि बेसिक्स उन पे। हमें क्या चाहिए कि हाँ 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो उसमें गलती क्या, वही मेरी आदत भी ऐसी थी कि जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बनना चाहिए, बाकी थ्योरी कॉन्सेप्ट तुमसे कौन पूछ रहा है, सीधा कॉन्सेप्ट जरूरी है, वही बात है। तो पढ़ाई इस तरीके से करना चाहिए कि ना कि न्यूमेरिकल एनालिसिस उसके बैकग्राउंड में नहीं, आप पूरा कॉन्सेप्ट बेस लेके चलो, जो थ्योरी बेस होता है ना वो भी हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं अडानी, आप गेट में भी अच्छी रैंक जाके पीएसयू का इंटरव्यू भी दोगे तो उसमें भी पूछेंगे, तो इंटरव्यू में फिर सीधे टेक्निकल क्वेश्चंस, तो आपका थ्योरी पे भी अच्छी कमांड होना चाहिए, तो वो आपको इंटरव्यू में वहां आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे, इंटरव्यू में आपकी अच्छी हम्म, ग्रिप बन जाएगी। हाँ। और जो बिल्कुल, मतलब और सेकंड है, हाँ, और जो सेकंड है वो हम सोचते जरूर है कि मतलब कोर फील्ड में ऑब्वियसली तू भी इलेक्ट्रिकल का मैं भी इलेक्ट्रिकल, तो हमें पता है हमारा इंग्लिश का लेवल कितना होता है, और गेट के लिए हम्म, प्रिपेयर कर रहे हैं तो और कितना होता है। तो ऑब्वियसली हम्म, किसी की इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर जैसे अडानी में जीडी था, अब अगर इस जीडी में चलो हमें नहीं किया रिजेक्ट, लेकिन अगर कर देते जीडी में इंग्लिश के बेसिस पे, तो इसलिए हम्म, इसका सबसे अच्छा यही तरीका है कि जो भी आपका हम्म, जब कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं उसके 1-2 मंथ से हम्म, ऑब्वियसली आप जिन भी रूममेट्स के साथ रह रहे हो या क्लासमेट्स, तो वो मिलके ऐसे ही मॉक
जीडी राउंड 4-5 बार करके देखो, उससे बहुत कुछ सीखने मिल जाता है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप थोड़ा बोलोगे, ऑब्वियसली वो थोड़ा आपका तो इंग्लिश पे हल्का, मैं नहीं बोल रहा मेजर पोर्शन इंग्लिश ही है, लेकिन हल्का ध्यान इंग्लिश पे भी देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है इंटरव्यू में भी। आपका इंटरव्यू अगर आप अच्छी इंग्लिश में दे रहे हो, इफ यू आर फ्लुएंट इनफ, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। Okay, because yeah, it was something, it is something in which we are lacking. Okay, so एक और चीज है कि रेज्यूमे में 2 टेक्निकल सब्जेक्ट भी मेंशन किए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, लेकिन जो टेक्निकल 2 सब्जेक्ट्स आपने मेंशन किए हैं ना अपने रेज्यूमे में, तो वो सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड रखो, क्योंकि मोस्टली केसेस में यही होता है कि वो जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे वो, आप उनको प्रिपेयर्ड रखो। और सबसे लास्ट बेसिक चीज, थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के जाओ, अगर लूज भी कर रहे हो तो डरो मत, मतलब क्योंकि सभी अपने इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस लूज कर, मैंने भी कर दिया था, तो कॉन्फिडेंस अगर लूज भी कर दिया तो ये मत सोचो अब गए, वो आपको नहीं पता कि आप कब सिलेक्ट हो जाओ कब रिजेक्ट। कोई भी कंपनी अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया कभी डिस्क्लोज नहीं करती, तो आपको नहीं पता चलेगा आप सिलेक्ट कैसे हो गए, रिजेक्ट कैसे हो गए। बस जो भी इंटरव्यू चल रहा है, अगर घबरा भी गए तो लूज मत करो अपना कॉन्फिडेंस, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। दैट्स इट। ओके, सो गाइस हमारे साथ थे मयंक चतुर्वेदी सर, जिन्होंने जो अच्छी चीजें थी वो भी हमें पता चली, और कुछ चीजें जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी पता चली, और हमने कवर किया अडानी प्लेसमेंट। थैंक यू सो मच मयंक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, जो जो भी तेरा ये इनिशिएटिव है स्ट्रीमलाइन का, वो मतलब मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। मैं भी जो अडानी के कैंपस के पहले सब, जो भी ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टूडेंट जब कैंपस के पहले जाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट यही सर्च करते हैं कि जारो एजुकेशन कैंपस प्लेसमेंट, तो सब ऑलमोस्ट यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस किसी का कुछ मिल जाए। तो काफी अच्छी चीज है, जो बेसिक बेसिक बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनका वो करता है, उसमें यही है कि इंटरव्यूज राउंड ये सब पहले से सबको पता होगा, तो ऑब्वियसली कोई भी पहले से प्रिपेयर्ड रहे। अभी इससे पहले क्या होता है कि पता नहीं होता ना, एकदम एक हफ्ते पहले मेल आ जाता है, तो स्ट्रीमलाइन के थ्रू आई होप वो सब बच्चों को हेल्प करे, ऑब्वियसली करेगा ही। तो गाइस मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंक्लूजन देने की जरूरत है। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि अगर हम आप चाहते हैं कि हम कोई और कंपनीज कवर करें। इसके अलावा थैंक यू सो मच मयंक सर, एंड थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए।